welcome to Learning English with me, Nandita. Today we will be dealing with a poem from class 10 CBSE called Dust of Snow, and it is written by a very well-known American poet, Robert Frost, whose मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर हाईली कोटेबल. मतलब उनके पोएम्स से बहुत सारे कोटेशंस लिए जाते हैं. उनके पोएम्स पे बहुत ही नेचर रिलेटेड मैसेजेस होते हैं. और वो कहाँ के पोएट हैं? वो है अमेरिकन पोएट. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वाज born in the year 1874 and died in 1963. Robert Frost was not only a great renowned poet, but he was also a high school teacher and later on a college professor at Harvard University and other places as well. Though he never went to university himself. He lost his father at a very early age in 1885, and though he was born in California, after they lost their father, they moved to Massachusetts. That is where he stayed for the rest of his life. He is known for realistic depiction of nature, and he was very much influenced by nature poets like William Wordsworth, William Butler Yeats. He had a great command over the colloquial speech of America, and he frequently used the rural settings to pass on his messaging and to add on to the beauty and delight of his poem. So now here I am quoting from Robert Frost about what a poem is. The figure a poem makes, it begins in delight and ends in wisdom. The figure is the same as for love. Robert Frost was also a very loving person. He loved and married a person named Eleanor, and he waited for Eleanor to complete her graduation, and after that he married her. Similarly, most of his poems are presenting figures which starts with delight and ends in wisdom. This poem, this 2-stanza simple little poem, is no different. So आज हम लोग करने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़े अमेरिकन पोएट थे जिनको कि पुलित्ज़र अवार्ड मिला है. वो अमेरिका के पोएट लॉरिएट भी थे, लेकिन उनकी पोएम्स जो हैं वो सबसे पहले पब्लिश हुई थी इंग्लैंड में. उन्होंने 1885 में ही अपने पापा को खोया. उसके बाद कैलिफोर्निया से उन लोग मैसाचुसेट्स चले गए. उनके पोएम्स जो हैं वो नेचर पोएम होते हैं और नेचर से ही वो मैसेज करना पसंद करते हैं. रूरल लाइफ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं और अमेरिकन कोलोकियल लैंग्वेज को वो इस्तेमाल करते हैं. मतलब डे टू डे लैंग्वेज के वो एक्सपर्ट हैं. और उनके पोएम्स जो हैं, जो कि ये इसमें भी वैसा ही है, लव से एसोसिएटेड होते हैं. डिलाइट से शुरू होकर के विजडम आपको पहुंचा देते हैं. राइट. यहाँ पर भी 2 सिम्बल्स, क्रो और हेमलॉक ट्री के द्वारा वो नेचर किस तरह से हीलिंग होता है, नेचर कैसे हमें हील कर सकता है, उस मैसेज को, उस विजडम को हम तक पहुँचा रहे हैं. सो डस्ट ऑफ स्नो जो है एक पोएम है जिसमें कि नरेटर या पोएट जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि वो कैसे एक बहुत ही बुरे दिन से गुजर रहा होता है और उसी वक्त वो हेमलॉक ट्री के साइड में से गुजरता है और एक कौवा, एक काला कलूटा कौवा इस पॉइजनस हेमलॉक ट्री के ऊपर में हिलते डुलते कुछ स्नो उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे कि उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है. सो basically anything negative even inside nature are curative. That's what he is messaging. So let's go into the reading and explanation of the poem. Dust of Snow by Robert Frost. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Let me read it once again. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. हेमलॉक ट्री जैसे मैंने बताया कि एल्पाइन ट्री होता है जो पॉइजनस होता है, और रूड का मतलब होता है रिग्रेट करना. ठीक है. रिग्रेट करना मतलब दुखी होना किसी बात पे. तो वो उनका दिन बहुत बुरा जा रहा था, वो दुखी थे, वो रिग्रेटफुल थे, लेकिन इस ट्री के ऊपर पे बैठे हुए क्रो के शेक करने से जो स्नो उनके ऊपर गिरता है उससे उनका मूड बिल्कुल सुधर जाता है और उनका दिन बदल जाता है. ठीक है. सो लेट्स गो इनटू द समरी एंड थीम ऑफ द पोएम. देखो, सेंट्रल आइडिया तो बेसिकली ये है कि सेंट्रल आइडिया मतलब पोएम किस बारे में है. तो पोएम तो एक पोएट के दिन
को कैसे सुधार मिलती है नेचर की वजह से, एक क्रो के हिल के कुछ स्नोफॉल देने की वजह से, इस बारे में है। लेकिन जो थीम जो है, वो मैसेज जो है, वो बेसिकली इज़ अबाउट नेचर। सो द नेचर इज़ द मेन थीम और द मैसेज ऑफ द पोएम. द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द पावर ऑफ हीलिंग दैट द नेचर कैन हैव and how it can affect us in various ways. It can change our mood, it can change our illness, everything. समरी जो है वो भी थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड है कि नेचर जो है सब कुछ क्योर कर सकता है. इट कैन क्योर एवरीथिंग, वेदर इट इज़ ऑफुल मूड और वेदर इट इज़ आर सिकनेस. द ऑथर इज एक्सपीरियंसिंग अ वेरी बैड डे, बट while he is moving past a hemlock tree, a crow's movement dusted some snow upon him, and that instant fall of snow like dust upon his shoulder or head made him happier. The day gets tons better than what it was. So he is actually talking about the supremacy of nature, कि nature कितना powerful है, कितना supreme है. And by doing so he is realizing that his problems are very petty, बहुत ही मामूली problems हैं उनके लाइफ में. और वो इस चीज़ को बहुत आयरॉनिकली करते हैं. क्यों? क्योंकि हेमलॉक और क्रो दोनों ही जो है वो एक पॉइजनस या ग्लूम या फियर या नेगेटिविटी को दर्शाते हैं, है ना. काला कलोटा कौवा जो है वो हमेशा नेगेटिव ही है, लेकिन इन दो नेगेटिव इमेजेस से, सिंबल से वो खुशियाँ ला रहे हैं अपने ही लाइफ में. Okay, now let's get into the poetic devices. There are lots and lots of poetic devices: enjambment, metaphor, assonance, alliteration. Metaphor is there where he is talking about snow as dust. ठीक है, dust और snow को इक्वेट जब कर रहे हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, उसको एक जैसा ही बता रहे हैं, तब वो मेटाफर है. एलिट्रेशन बार बार हुआ है, जैसे कि एक जगह पर उन्होंने किया एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, स, तो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन है. फिर सिनेक्डॉकी कैसे यूज़ हुआ है कि एक पार्ट को दिखाया है पूरे होल के लिए, उनका पूरा पर्सनालिटी ही खुशनुमा हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि माई हार्ट गेट्स बेटर. ठीक है, सो वहाँ सिनेक्डॉकी है. फिर एसोनेंस यूज़ हुआ है दोनों ही लाइंस में. इनफैक्ट ये पोएम जो है 2 सेंटेंसेस के ही बने हुए हैं और दोनों सेंटेंसेस 4-4 लाइन में बटे हुए हैं. और जैसे कि क्रो और स्नो ऑल्टरनेट वे में राइम कर रहे हैं, सो देयरफॉर द राइमिंग स्कीम इज़ बेसिकली ए बी एंड मी एंड ट्री राइम कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, आप देख सकते हो. राइट, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट स्टैंजा एंड See, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The crow or snow A and me and tree B. All right. So that's it. That's how it has been. The poetic devices, metaphor, alliteration, synecdoche, assonance तो हम बता ही चुके हैं. Symbol मैंने बताया है कि crow और dusting of snow and all these are symbols. Hemlock tree is a symbol, and the entire image is an imagery which has been produced. इन्वर्शन भी हुआ. इन्वर्शन मतलब जैसे कि हम लोग जिस तरह से जनरली लिखेंगे कि जैसे वो मैं जा रहा था वहाँ से तब क्रो ने मेरे ऊपर स्नो फेंका, ऐसे नहीं लिख करके द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री बोला है. ठीक है, तो थोड़ा इन्वर्ट करके, थोड़ा इधर उधर करके उन्होंने लिखा है. सो इन्वर्शन भी हुआ है. इंचैम्पमेंट भी है, जैसे मैंने बताया कि जो 1-2 ही सेंटेंस का पोएम है, फर्स्ट स्टैंजा भी एक सेंटेंस में है, तो वो सेंटेंस जो है एक लाइन से दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, चौथे लाइन तक फ्लो हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन. सो देयरफॉर इंचैम्पमेंट भी है. एंड राइमिंग स्कीम तो मैंने बताया कि ए बी है. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द की पॉइंट्स ऑफ द पोएम कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि जो क्रो है वो क्या सिम्बलाइज करता है, या हेमलॉक ट्री जो है वो कैसे यूज़ हुआ है आयरॉनिकली, वो क्या सिम्बलाइज करता है, या फिर क्रो या हेमलॉक ट्री कैसे यूज़ किया गया है पोएम में. इसके लिए यू कैन राइट दैट द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री represent sorrow and fear and gloom. However, the dust of snow that is shaken off from this hemlock tree by the crow stands for the joy that frost experiences or the poet experiences. He has therefore used an unconventional tree and bird in order to contrast them with joy in form of snow. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि 2 नेगेटिव इमेजेस हैं, नेगेटिव सिंबल्स हैं, बट वो कॉन्ट्रास्ट करके उनके लाइफ में जॉय ले आ रहा है, ये वो बताते हैं. इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे पोएट का मूड चेंज हो गया, व्हाट वाज द फाइनल डिसीजन दैट द पोएट मेड, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम. सो
if it is related to the theme of the poem, or what is the central idea of the poem, or if it is related to presenting a basic summary or outline of the poem, or it is related to what the poet has decided, and like how does the poet's mood change, तब आप लिख सकते हो कि the dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from that of dismay, dismay मतलब sorrow या पूरी तरह से बहुत ही बुरी upset mood रहना, to joy. He was holding the day in regret, वो regretful थे, when this dust of snow fell upon him, and this simple little thing brought him some joy. ठीक है, and you can explain कि how it fell upon him, how the crow was sitting on a hemlock tree, how he was passing by the hemlock tree. ये सब आप additional लिख सकते हो. It is a long answer type. Contextual question would be basically related to the symbols or the poetic devices. Alright, so I hope you have understood the entire poem, and you can write all kinds of answers from it, and hope you have a wonderful day ahead. Good day. Thank you. Please do like, share and subscribe.